डायनासोरस ने 160 मिलियन ईयर्स तक अर्थ पर राज किया। ऐसा लगता था कि वे हमेशा बायोस्फीयर पर अपना दबदबा बनाए रखेंगे। लेकिन एक दिन स्पेस से गिरते हुए एक एवरेस्ट के साइज के विशाल रॉक ने उनकी दुनिया तबाह कर दी। ये कहानी है कि कैसे एंशिएंट रेप्टाइल्स का एरा खत्म हुआ। स्पेस की इस अविश्वसनीय घटना और साइंस से जुड़े ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझने के लिए विज्ञान शो को अभी सब्सक्राइब करें। डायनासोर्स का आखिरी दिन। चलिए विज्ञान की परतों को खोलते हैं और चलते हैं आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले। तब की धरती। तब मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड का अंत हो रहा था। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के हिस्से लगभग पूरी तरह एक दूसरे से अलग हो चुके थे। ये प्लैनेट दिखने में मॉडर्न हालत जैसा ही था, पर यह बिल्कुल वैसा नहीं था। साउथ और नॉर्थ अमेरिका आखिरकार क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक अलग हो गए। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड का शेप आज जैसा ही था। उसी समय यूरोप और एशिया की आउटलाइंस बनना शुरू हुई थी। साइबेरिया, मंगोलिया, एंडीज और कॉर्डिलेरा के माउंटेन रेंजेस और कॉन्टिनेंट्स तेजी से उभर रहे थे। क्रिटेशियस पीरियड 79 मिलियन ईयर्स तक चला और मेसोजोइक एरा का सबसे लंबा पीरियड बना। इस दौरान प्लैनेट का क्लाइमेट कई बार बदला और इस पीरियड के अंत तक ये काफी कूल हो गया। यहां तक कि पोल्स पर आइस कैप्स बन चुके थे। विंटर्स काफी कठोर हो गए थे। कुछ जगहों पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया था और अलास्का में तो -45 डिग्री सेल्सियस जितना कम था। पर फिर भी वो दुनिया आज की दुनिया के मुकाबले काफी वार्मर थी। कॉन्टिनेंट्स की सरफेस पर हरी भरी लश वेजिटेशन थी। इसी पीरियड के दौरान फ्लावरिंग प्लांट्स सामने आए। पुराने एराज के कॉनिफर्स, गिंको और दूसरे वृक्षों ने घने फॉरेस्ट बनाए, जिसमें मॉडर्न दिखने वाले वॉलनट्स, ऐश और बीज भी शामिल थे। इन वृक्षों से बनी घास ने सॉइल की टॉप लेयर को नए उभरते हर्ब्स के लिए और भी फर्टाइल बना दिया। फ्लावरिंग प्लांट्स के आने के साथ इंसेक्ट्स को भी इवॉल्व होना पड़ा। बटरफ्लाइज और बीज ने उड़कर पराग कणों को फैलाना शुरू किया। इन पॉलिनेटेड फ्लावर्स से सीडेड फ्रूट्स विकसित हुए, जिनसे बर्ड्स समेत कई एनिमल स्पीशीज को खाना मिला। और इसी वजह से कुछ हर्बीवोरस डायनासोर्स का एवोल्यूशन हुआ और साथ ही कई मैमेलियन स्पीशीज का भी। इन अनुकूल हालातों में कार्निवोरस, अंगुलेट्स, इंसेक्टिवोरस और प्राइमेट्स की संख्या बढ़ती चली गई। हालांकि वे उतने बड़े नहीं थे जितने कि आज हैं। ज्यादातर मैमल्स छोटे रोडेंट्स और प्रेडेटर्स थे। मिसाल के तौर पर अर्जेंटीना में एक 20 सेंटीमीटर लंबे क्रोनोपियोडेंटियाक्यूटस का फॉसिलाइज्ड सिर मिला। इस मैमल को सेबर टूथ स्क्वेरल कहा जाता है क्योंकि इसका चेहरा और दांत काफी लंबे थे। शायद ये स्पीशीज कीड़े मकोड़े खाती थी। लेकिन बड़े जानवर भी सामने आ चुके थे। मेडागास्कर में एक विशाल विंटाना सर्टीची मार्मोट के अवशेष मिले। ये हर्बीवोरस मैमल दिखने में काफी अजीब था। इसके स्कल के दोनों तरफ सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भारी क्रेस्ट थे और इसकी सेंस ऑफ स्मेल काफी बेहतरीन थी। इसका वजन लगभग 9 किलोग्राम था और ये मॉडर्न मार्मोट्स के मुकाबले 3 गुना बड़ा था। लेकिन क्रिटेशियस पीरियड के मैमल्स में रेपेनोमैमस ही असली जायंट था। इसकी बॉडी 1 मीटर की थी और वजन लगभग 12 से 14 किलोग्राम के बीच था। दिखने में रेपेनोमैमस आज के तस्मानियन डेविल या एक छोटे डॉग जैसा था। ये प्रेडेटर छोटे या अभी अभी पैदा हुए डायनासोर्स का शिकार करता था। फिर भी डायनासोर्स ही प्री हिस्टोरिक एवोल्यूशन के शिखर पर थे। वे मेसोजोइक फूड चेन में सबसे ऊपर थे। अलग अलग साइजेस की ढेरों डायनासोर स्पीशीज हर एक कॉन्टिनेंट में बसी हुई थी। इसमें सबसे छोटे थे ओक्युलोडेंटाविस कॉन्ग्री। इस नन्हे रेप्टाइल का सिर चोंच समेत सिर्फ 14 मिलीमीटर का था। लेकिन बदकिस्मती से पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को अभी तक इसके टॉर्सो की हड्डियां नहीं मिली है। पर सिर के साइज को देखते हुए ये डायनासोर मॉडर्न हमिंग बर्ड से बड़ा नहीं था। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि अर्थ पर रहने वाला अब तक का सबसे बड़ा जानवर एलामोसॉरस है।
ये डायनासोर्स 29 मीटर तक ऊंचे थे। इनका वजन 38 टन था और इनकी पूंछ 12 मीटर लंबी थी। तो दुनिया इस तरह से चल रही थी। इम्पैक्ट होने में 5 घंटे बाकी थे। ये वो दिन था जब टेरेस्ट्रियल लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी। उस दिन सभी छोटे बड़े जानवर हमेशा की तरह अपना दिन बिता रहे थे और खाना ढूंढने में और शिकार करने में लगे हुए थे। लगभग 50 एलामोसोरस का एक झुंड ताजी वेजिटेशन की तलाश में यकटन पेनिनसुला की ओर जा रहा था। ये जायंट्स शाकाहारी थे और इन्हें फिट रहने के लिए हर दिन 1 टन तक की हरियाली खानी पड़ती थी। एक पूरे जंगल को खाने में इन्हें कुछ ही दिन लगते थे, जिसकी वजह से ये नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे, यानी कि घुमंतू जीवन जीते थे। एक अधेड़ उम्र का शिकारी टर्बेटोरस, जो आज के मंगोलिया और चाइना में रहता था, वो भी खाने की तलाश में था। 14 मीटर लंबी इस स्पीशीज को क्रिटेशियस पीरियड के डायनासोर्स में से सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। हमारा टर्बोसॉरस शिकार के लिए फूड प्लेन के इलाके में निकला। वहां अक्सर छोटे बड़े जानवर पानी पीने आते थे, इसलिए शिकार मिलना बिल्कुल पक्का था। किसी भी टर्बोसॉरस की तरह ये रेप्टाइल भी 2 हाइंड लेग्स पर चलता था। इसकी 2 उंगलियों वाले फोरलिम्स शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी छोटे थे, पर फिर भी ये शिकार को पकड़ने या लंबे क्लॉज से मछली पकड़ने में काफी मददगार थे। टर्बोसॉरस का मुख्य हथियार करीब 6 दर्जन नुकीले दांत थे, जो करीब 85 मिलीमीटर लंबे थे। इंपैक्ट होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। इसी बीच नॉर्थ अमेरिका में एक अडल्ट पैकीसेफेलोसॉरस भी अपना दिन गुजार रहा था। यह 4.5 मीटर लंबा डायनासोर करीब 450 किलोग्राम का था और काफी खतरनाक दिखता था। इसका स्कल 25 सेंटीमीटर मोटे बोन डेम से सुरक्षित था, जो लड़ाई के दौरान चोट को अक्सर कम करता था। इसके सिर के पीछे और थूथन पर नुकीले स्पाइक्स ऊपर की ओर निकले हुए थे। पैकीसेफेलोसॉरस मुख्य रूप से शाकाहारी था और पत्तियां, सीड्स और फलों को अपने दांतों से कुचल देता था। पर ऐसा लगता है कि यह डायनासोर मीट भी खाता था। ये छोटे एम्फीबियंस, शेल रहित जीवों, मैमल्स और शायद नए जन्मे डायनासोर्स को भी खा लेता था। बहरहाल, उस दिन हमारा पैकीसेफेलोसॉरस ओशन के करीब पहुंचा, जहां उसे कई पौष्टिक सीड्स वाले ट्रीज मिले। उसे लैगून्स में ढेरों एमोनाइट मोलस्क, लिजर्ड्स और दूसरे जीव भी खाने के लिए मिल गए। उसी दौरान एक मादा एंकिलोसॉरस नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में लंच की तलाश में निकली थी। वो अपने 4 नए कब्स के साथ थी। ये रेप्टाइल दिखने में किसी डरावने काइमेरा जैसा दिखता था। इसका साइज एक राइनोसोरस या अडल्ट अफ्रीकन एलिफेंट जितना था। इस दैत्य की बॉडी शक्तिशाली बोन आर्मर से ढकी थी और उसकी पूंछ पर एक विशाल क्लब के जैसा नॉब था। पर इतने डरावने रूप के बावजूद एंकिलोसॉरस एक सीधा सादा शाकाहारी था। वो मां अपने क्लब से किसी को मारना नहीं चाहती थी। वो टेल सिर्फ प्रेडेटर्स और कैनिबल रेप्टाइल से रक्षा के लिए थी। इस तरह मां की सुरक्षा में यह पूरा परिवार रॉकी माउंटेन्स के पास एक घने जंगल में चला गया। इंपैक्ट होने में 2 घंटे बाकी थे। उसी समय इंपैक्ट वाली जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर नॉर्थ अमेरिका में एक खूनी खेल चल रहा था। एक बेपरवाह कार्नोटोरस गलती से टायरानोसॉरस रेक्स की सीमा में घुस गया और समय पर सावधान नहीं हो पाया। कार्नोटोरस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आसानी से भाग सकता था और टायरानोसॉरस रेक्स 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागता था। पर यहां टी-रेक्स अचानक सामने आ गया। घुसपैठिए की गंध ने पहले ही उसका राज खोल दिया था। टी-रेक्स की सेंस ऑफ स्मेल दूसरे डायनासोर से काफी बेहतर थी।
और इसकी आईसाइट प्रिसीशन के आगे तो बाज भी फीका पड़ जाए। इसके अलावा इस रेप्टाइल का विजन बाइनोक्यूलर था, यानी इसकी आंखें अलग अलग दिशा में देखकर दिमाग में एक सिंगल विजुअल इमेज बनाती थीं। इससे ये शिकार की दूरी का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा पाता था। इसलिए टी-रेक्स ने अपने इलाके की रक्षा करने के लिए और दावत उड़ाने के लिए हमला कर दिया। यह डायनासोर अपनी प्रजाति का मांस खाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। अब कार्नोटोरस को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना था। पर अगर हम इस लड़ाई पर शर्त लगाते तो हर कोई अपना फैसला टी-रेक्स पर ही लगाता, क्योंकि कार्नोटोरस के पास कोई मौका नहीं था। वजन का अंतर काफी ज्यादा था। टायरानोसोरस का वजन 6.8 टन का था, जो कार्नोटोरस से 5 टन ज्यादा था। इसकी मसल मास और ताकत भी कई गुना अधिक थी। आंखों के ऊपर सींग जैसे उभारों के बाद भी कार्नोटोरस को टी-रेक्स के शक्तिशाली जबड़ों से कोई नहीं बचा सकता था। टायरानोसोरस ने फौरन विरोधी के टुकड़े कर दिए और दावत शुरू कर दी। ये उसके लिए एक शानदार मौका था। एक एस्टीमेट के मुताबिक टी-रेक्स को हर दिन 100 किलोग्राम मीट चाहिए होता था, जो करीब 3 या 4 शेरों के इनटेक के बराबर है। और चूंकि वो लंच में पूरी तरह से खोया हुआ था, इस रेप्टाइल ने ऊपर देखने की जहमत नहीं की और आसमान की उस चमक को मिस कर दिया जो हर पल बड़ी हो रही थी। इंपैक्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। एक विशाल एस्टेरॉयड इस प्लैनेट के करीब आ रहा था। कुछ ही मिनटों में यह 75% जीवित प्राणियों को खत्म कर देगा और जिससे क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट शुरू होगा। 1980 में वैज्ञानिकों ने एक हाइपोथेसिस दी कि एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट की वजह से ही ये तबाही हुई थी। उन्हें दुनिया भर की 66 मिलियन ईयर्स पुरानी मिट्टी में ऊपर और नीचे की परतों के मुकाबले इरिडियम की मात्रा कहीं ज्यादा मिली। अर्थ पर यह बहुत ही रेयर पदार्थ है, लेकिन कुछ एस्टेरॉइड्स में यह काफी मिलता है। इसलिए इरिडियम को कभी-कभी स्पेस मेटल भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह मेटल शायद किसी कोलिजन इवेंट के दौरान एक एस्टेरॉयड द्वारा यहां लाया गया था। 10 साल बाद रिसर्चर्स की एक दूसरी टीम ने इंपैक्ट की सही जगह का पता लगाया। युकेटन पेनिनसुला में 180 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक क्रेटर मिला, जिसे चिक्सयुलब नाम दिया गया। इस चिक्सयुलब की उम्र डायनासोरों के विलुप्त होने की उम्र से बिल्कुल मेल खाती है। चिक्सयुलब में इरिडियम बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे आप क्रेटर के सेंटर से दूर जाते हैं, ये मेटल कम होता जाता है। इसके अलावा हाल में न्यू जर्सी के क्वारिस में 25,000 एनिमल फॉसिल फ्रेगमेंट्स भी मिले हैं। इन प्राणियों की मौत क्रिटेशियस पीरियड के अंत में बिल्कुल एक ही दिन हुई थी। ये मास एक्सटिंक्शन का एक बड़ा सबूत था। इंपैक्ट होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। जब हमारा ट्रिकेनोसॉरस अपना लंच कर रहा था, तभी ट्रिलियन टन्स वजनी एक 10 किलोमीटर लंबी रॉक एटमॉस्फेयर में दाखिल हुई। ग्रेविटी का खिंचाव बहुत ताकतवर हो रहा था, जिससे उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार तक पहुंच गई थी। एक पिस्टन की तरह उस एस्टेरॉयड ने एक के बाद एक 20 किलोमीटर ऊंचे एयर कॉलम्स को कुचल दिया। फ्रिक्शन के साथ साथ इस प्रक्रिया ने उस विशाल रॉक को हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, जिससे वो सूरज से भी ज्यादा चमकदार हो गई। उसी समय ट्रिकेनोसॉरस लंच से थोड़ा ब्रेक ले रहा था। उसने अपना सिर उठाया और जलते हुए आसमान की रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। डायनासोर ने तुरंत अपना सिर झुकाया, आंखें बंद कर ली, पर रोशनी बंद आईलिड्स के पार भी उन्हें जला रही थी। उस हीट ने रेप्टाइल की स्किन झुलसा दी और आसपास के झाड़ों और घास में आग लगा दी। 1 सेकंड बाद वो एस्टेरॉयड अपने पीछे सुलगता हुआ आसमान छोड़ते हुए गायब हो गया।
टायरानोसॉरस रेक्स को थोड़ी राहत मिली, पर सिर्फ एक पल के लिए। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर आसमान इतना चमकदार हो गया कि कोई भी अंधा हो जाए। एस्टेरॉयड युकेटन पेनिनसुला के उत्तरी तट के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरा। युकेटन पेनिनसुला इंपैक्ट से निकली एनर्जी करीब 10 बिलियन हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी। और सिर्फ एक सेकंड में एस्टेरॉयड धरती के क्रस्ट में करीब 20 किलोमीटर अंदर तक धंस गया। इस इंपैक्ट से पूरी दुनिया किसी विशाल घंटी की तरह कांप रही थी। अंदाजा लगाने के लिए हाल ही में हुए क्रकटोवा वोल्केनो इरप्शन ने 70 किलोमीटर दूर शिप पर मौजूद एक क्रू मेंबर के कान के पर्दे फाड़ दिए थे। 70 किलोमीटर दूर। और इस एस्टेरॉयड का इंपैक्ट उससे भी मिलियन गुना ज्यादा ताकतवर था। इसके अलावा शॉक वेव्स हर दिशा में दौड़ने लगी। कोलिजन के तुरंत बाद इनकी रफ्तार साउंड की स्पीड से भी ज्यादा थी। वे इतनी ताकतवर थीं कि उन्होंने जानवरों की खाल तक उधेड़ दी, उन्हें हवा में उछाल दिया और क्रेटर से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सब कुछ तबाह कर दिया। क्रेटर से दूर सबसे भारी डायनासोर्स भी गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगे। टी रेक्स को गहरा आघात हुआ और पल भर में उसकी मौत हो गई। शॉक वेव ने फौरन ही उसकी बॉडी को कई सेकंड्स तक हवा में उठाए रखा। वो लहर फैलती रही और पूरी दुनिया के कई चक्कर लगाए। लेकिन टी रेक्स को मारने से पहले ही एस्टेरॉयड ने एलामोसॉरस के उस झुंड को खत्म कर दिया था जो हमने पहले देखा था। जानवर ठीक उसी जगह चर रहे थे जहां वो भयानक रॉक गिरी थी। डायनासोर उस अकल्पनीय हीट से बच नहीं सके। उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, यहां तक कि जानवरों की हड्डियों को भी भस्म कर दिया। उधर मादा एंकिलोसॉरस अपने 4 कब्स के साथ जंगल में पत्तियां खा रही थी। वो इंपैक्ट वाली जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। हालांकि उनकी मौत एलामोसॉरस से भी पहले हो गई थी। दहकते हुए एस्टेरॉयड ने एटमॉस्फेयर से गुजरते वक्त भयानक आग लगा दी थी। उन्हीं में से एक आग उस जगह भड़की जहां एंकिलोसॉरस का परिवार चर रहा था। उस आग ने पल भर में जंगल को जला दिया, जिससे उन रेप्टाइल्स के पास बचने का कोई मौका नहीं बचा। एस्टेरॉयड ने प्लेनेट से 15 ट्रिलियन टन्स वजनी रॉक्स को उड़ाकर आसमान में भेज दिया। रॉक्स उड़ गईं, उनका एक छोटा हिस्सा आउटर स्पेस में चला गया, जबकि बाकी हिस्सा, जिसमें मकान जितने बड़े बोल्डर्स शामिल थे, ऑर्बिट में वापस गिरने लगा। उसी समय कांच की बारिश शुरू हो गई। आसमान से 5 मिलीमीटर बड़े गर्म पत्थरों की बारिश हो रही थी। पत्थर के ओलों और इस झुलसा देने वाली बारिश ने अनगिनत जानवरों को मार डाला। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में ओशन के पास शिकार कर रहा पैकीसेफेलोसॉरस खुशकिस्मत था। वो आग और आसमान से गिरते बोल्डर से नहीं मरा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ओशन से एक विशाल 100 मीटर ऊंची सुनामी उठी, उसने सब कुछ तबाह कर दिया। इसके पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए 2011 में जापान में आई विनाशकारी सुनामी को देखिए। वो लहरें मुश्किल से 10 मीटर ऊंची थीं। फिर भी लगभग पूरे देश को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन एस्टेरॉयड इंपैक्ट से आई उस विशाल सुनामी ने हजारों किलोमीटर अंदर तक तबाही मचा दी। उसने भविष्य के यूएसए को लगभग पूरे इलाके में डुबो दिया। इन लहरों के निशान नॉर्थ डकोटा में भी मिले हैं। इन्हीं में से एक लहर पैकीसेफेलोसॉरस को अपने साथ ओशन में बहा ले गई और उसे रसातल में दफन कर दिया। आज के मंगोलिया का इलाका। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग टर्बोसॉरस शिकार की तलाश में था। यहाँ एपिसेंटर से हजारों किलोमीटर दूर डायनासोर्स की सैकड़ों प्रजातियां
अब भी जंगली इलाके में घूम रही थीं, लेकिन तबाही हर मिनट करीब आती जा रही थी। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से भयानक भूकंपों की एक सीरीज शुरू हो गई, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 11.2 तक थी। ये झटके सामान्य भूकंप से लगभग 50 गुना ज्यादा ताकतवर थे। अब तक का सबसे शक्तिशाली ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक, जो कि 1960 में हुआ था, उसका मैग्नीट्यूड 9.5 था। इस नंबर में 1 पॉइंट की बढ़ोतरी का मतलब है 30 गुना ज्यादा एनर्जी का निकलना। उस समय प्लैनेट इतनी जोर से कांप रहा था कि सारे वोल्केनोज जाग गए और फटने लगे। ज्वालामुखियों के इन इरप्शंस की वजह से करीब 70 बिलियन टन पत्थर का पाउडर, कालिख, राख और कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर की ओर उठे और वे फिर वापस एटमॉस्फेयर में गिरने लगे। हवा के साथ उनके फ्रिक्शन की वजह से तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। धूल का एक विशाल गर्म बादल पूरे प्लैनेट पर छा गया, जो अपने रास्ते में सब कुछ जला रहा था। ये 18,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मंगोलिया की ओर बढ़ रहा था। यहाँ टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इम्पैक्ट के 1.5 घंटे बाद सारे जीवित प्राणी मारे गए, या यूं कहें कि लगभग सारे प्राणी। क्योंकि हमारा टर्बोसॉरस और कुछ दूसरे जानवर भूमिगत गुफा में छिपकर बचने में कामयाब रहे। जब वो किलर बादल वहां से गुजरा तो वो यहां छिप गए। जल्द ही तापमान गिरने लगा और इसके बाद एसिड रेन शुरू हुई, जिसने पूरी धरती को डुबो दिया। क्योंकि कई 100 बिलियन टन सल्फर कंपाउंड्स पत्थरों के साथ ट्रोपोस्फियर में पहुंच गए थे। पत्थरों के साथ हफ्तों तक पूरे प्लैनेट पर आसमान से सल्फ्यूरिक एसिड बरसता रहा। इसने मिट्टी और जल निकायों को जहरीला बना दिया। वोल्केनिक इरप्शंस के बाद धूल, राख और कालिख की एक मोटी चादर ने पूरे प्लैनेट को लपेट लिया, जिसके कारण रोशनी और हीट अंदर नहीं आ पा रही थी। दोपहर में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। इम्पैक्ट विंटर की शुरुआत हो चुकी थी। जब भूख और प्यास ने टर्बोसॉरस और दूसरे जानवरों को गुफा से बाहर निकलने पर मजबूर किया, तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो पहले से बिल्कुल अलग थी। वहां ठंड थी, अंधेरा था और वीरानी थी। ऐसे हालात में सिर्फ डीके, फंजाई और मोल्ड्स ही पनप रहे थे। प्लैनेट पर डायनासोर्स के लिए कोई फूड नहीं बचा था। अनगिनत जानवर भूख से मर गए। हमारा टर्बोसॉरस भी बच नहीं पाया। शायद वो इस प्लैनेट का आखिरी डायनासोर था। हालांकि ये माना जा सकता है कि कहीं जमीन के नीचे डायनासोर्स के कुछ अंडे सुरक्षित रह गए होंगे। कुछ समय बाद उनसे यंग इंडिविजुअल्स बाहर निकले होंगे और जगह जगह डायनासोर्स के छोटे झुंड दिखाई दिए होंगे। लेकिन भीषण ठंड, भूख और बीमारियों ने उनका अंत कर दिया होगा। डायनासोर्स का एरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिर सिनेजोइक एरा की शुरुआत हुई। अगले कुछ दशकों में धूल के बादल छंट गए और हीट और सनलाइट आखिरकार सरफेस तक पहुंच गई। खंडहरों से प्रकृति फिर से जी उठी। सबसे पहले हॉर्स टेल और फर्न्स फिर से उगने लगे। उनके पीछे पीछे आ गए एंजियोस्पर्म्स और ग्रास। दूसरे जानवर जिन पर लाखों सालों से डायनासोर्स का राज था, अब इस नए एरा में कदम रखने के लिए तैयार थे। इनमें से कुछ भूमिगत बिलों में छिपकर तबाही से बच गए थे और कुछ वृक्षों पर सुरक्षित रहे। वे इन एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए खुद को ढाल चुके थे और आबादी बढ़ा रहे थे। साथ ही उन्हें बहुत कम फूड की जरूरत थी। नए प्लैनेट पर उनका फलना फूलना अब तय था। मैमेलियन एवोल्यूशन की सफलता से होमो सेपियंस का जन्म हुआ, जो अब अर्थ की सबसे प्रमुख स्पीशीज है।
लेकिन डायनासोर्स का रिकॉर्ड तोड़ने में अभी हमें बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि दुनिया पर राज करते हुए अभी हमें सिर्फ कुछ ही मिलियन ईयर्स हुए हैं। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि क्या इंसान भी एंशिएंट रेप्टाइल्स की तरह 160 मिलियन ईयर्स तक राज कर पाएगा। डायनासोर्स का एरा कैसे खत्म हुआ और मैमल्स ने कैसे राज किया, ये तो बस एक शुरुआत है। अगर आप भी ऐसे ही साइंस और हिस्ट्री के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो विज्ञान शो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई साइंटिफिक जर्नी के साथ। शुक्रिया।